हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल। प्रभावी कंपटीशन में सबका स्वागत करता हूं। एंड गाइज, आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सो गाइज, जो हमारी अरिहंत की सीरीज़ है उसमें सब कुछ तो कवर हो ही गया है, जैसा कि आप जानते हैं पूरा प्लेलिस्ट अपडेटेड है। बट इसमें मॉडर्न हिस्ट्री रह गई थी जिसे हम बहुत ही जल्दी कवर कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बचे हुए टॉपिक्स को, और लास्ट में मैं आपको मास्टर वीडियो भी दे दूंगा ताकि आपका कंप्लीट एक ही वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो जाए। तो चैनल पे नए हैं और ऐसे ही कंटेंट देखते रहना चाहते हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लीजिए, डू इट नाउ, एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करेंगे। पीजेंट्स, ट्राइबल, फार्मर एंड लेबर मूवमेंट्स आज हमारा टॉपिक है, तो इसको देखते हैं वन बाय वन। ओके, सो पहला स्टार्ट करेंगे हम पीजेंट मूवमेंट से। पीजेंट मूवमेंट में फर्स्ट जो मूवमेंट है वो है पीजेंट्स अपराइजिंग ऑफ रंगपुर का, जो कि बंगाल में पड़ता है। तो ये जो है ये वहाँ पे एक पीजेंट का अपराइजिंग हुआ था, उसके बारे में जानते हैं। सो सवाल कहता है कि विच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बंगाल वेयर द पीजेंट्स फेस्ड इलीगल डिमांड्स बाय ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये रंगपुर एंड दिनाजपुर दो डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे इलीगल डिमांड, यानी कि जो रेंट था उसको बढ़ा के, है ना, जो टैक्स था उसको बढ़ा के मांगना, ये चल रहा था रंगपुर और दिनाजपुर में। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है लोग इनसे ले रहे थे। Who was the revenue contractor of Rangpur and Dinajpur who troubled the peasants? तो आंसर है इसका देवी सिंह। Whom did peasants of Rangpur and Dinajpur elect as their leader for uprising of at Rangpur? तो करेक्ट आंसर होगा दिरजी नारायण इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज मैसूर रिबेलियन। मैसूर रिबेलियन में पहला सवाल है, What were the causes of rebellion in मैसूर? मैसूर के रिबेलियन का क्या कारण था? मैसूर पड़ता है कर्नाटक में, मॉडर्न डे कर्नाटक में। पहले तो ये एक स्टेट ही हुआ करता था, तो वहाँ पे रिबेलियन हो गया और उसका कारण था फाइनेंशियल प्रेशर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी एंड करप्शन। ठीक है, दोनों चीज़ें जो थी ये वहाँ पे कारण बनी। बहुत ज़्यादा एक्स ऑर्बिटेंट टैक्स लिया जाने लगा जिसकी वजह से रिबेलियन हो गया। Who was the prominent leader of मैसूर रिबेलियन in 1830? तो 1830 में ये हुआ था मैसूर रिबेलियन, और उसके लीडर थे सरदार मल्ला याद रखेंगे। अब आता है मोपला अपराइजिंग। तो मोपला जो है ये मालाबार कोस्ट पड़ता है, मालाबार कोस्ट मॉडर्न डे केरल में, यहाँ पे ये अपराइजिंग हुआ था। सो इन विच प्लेस द मोपला रिबेलियन ब्रोक आउट? अभी जस्ट मैंने बताया ये मालाबार कोस्ट पे यानी कि केरल में हुआ था। अगला देखते हैं, वेयर डिड द मोपला बिलोंग टू? तो ये साउथ मालाबार से बिलोंग करते हैं, साउथ मालाबार से। आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो इंडिया का जो नीचे का पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे केरल है, ऐसा कुछ कंट्री है केरल, ठीक है। और केरल में मालाबार ये वाला रीजन है, यहाँ पे रिवेलियन हो गया था साउथ मालाबार में मोपला का। विच रिलीजन वॉज फॉलोड बाई मोपला? तो मोपला जो थे ये ऑर्थोडॉक्स इस्लाम यानी कि मुस्लिम थे ये लोग, ठीक है। ऑर्थोडॉक्स इस्लाम को ये फॉलो करते थे, और इसमें थोड़ा सा बताया जाता है कि हिंदू मुस्लिम का भी इसमें थोड़ा सा कॉम्युनलिज्म हो गया था। विच इंटेलेक्चुअल्स वेयर अट्रैक्टेड बाई मोपला रिवेलियन ऑफ 1835? तो H.C. मुखर्जी यानी कि हरिश्चंद्र मुखर्जी एक जो थे इंटेलेक्चुअल थे जिनको अट्रैक्ट किया इस मोपला रिवेलियन ने, और राम गोपाल घोष को। Who was the editor of अमृत बाजार पत्रिका? दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्रिका। इसकी कहानी ये है कि जब इसको बेसिकली इसने गवर्नमेंट का, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट का अपोज करना शुरू किया, क्योंकि एक नेशनलिस्ट पत्रिका था, ठीक है। तो इसके सामान वगैरह सबको जब्त कर लिया गया, ठीक है। तो इसने अपने आप को रीजनल लैंग्वेज से बदल के इंग्लिश लैंग्वेज में छापना शुरू कर दिया इससे बचने के लिए। सो हु वाज द एडिटर ऑफ अमृत बाजार पत्रिका? तो करेक्ट आंसर होगा राम गोपाल घोष। विच वॉज एन इम्पॉर्टेंट इवेंट ड्यूरिंग द मोपला रिवेलियन इन द ईयर 1896? तो मोपला रिवेलियन से रिलेटेड जो बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था
वो था मालाबार रिवेलियन 1921 में, उससे इंस्पायर होके हुआ था ये। द मोपला रिवेलियन ऑफ 1921 ब्रोक आउट इन, ये केरल में हुआ था, जैसे कि हमने बताया मालाबार रीजन जो है ये मोपला लोगों का ये निवास स्थान था, तो ये केरल में पड़ता है। हु वाज मोहम्मद कालाथिंगल, तो मोहम्मद कालाथिंगल जो थे ही वाज सेक्रेटरी ऑफ खिलाफत कमेटी, ठीक है। 1920 में ही खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हो गया था, तो इसलिए और थोड़ा सा हिंदू मुस्लिम का कलर आ गया था, ठीक है, इसमें मालाबार वाले अपना मोपला रिवेलियन में। तो इसलिए एक सवाल पूछा गया कि उस समय कौन था खिलाफत कमेटी का सेक्रेटरी, तो ये थे मोहम्मद कालाथिंगल। अगला सवाल है पागलपंथी रिवोल्ट हुआ, ये हुआ कहाँ पे देखते हैं। द पागलपंथी रिवेलियन वाज इंडीड द रिवेलियन ऑफ गारो ट्राइब। गारो ट्राइब जो है, गारो खस्सी जयंतिया जो बोलते हैं, उसमें से गारो का ये रिवेलियन था, पागलपंथी रिवोल्ट हुआ। हु फाउंडेड द पागलपंथी, तो ये करम शाह, ये बीपीएससी का फेवरेट सवाल है। इसके जो है फाउंडर थे करम शाह, तो करेक्ट आंसर होगा पागलपंथी के फाउंडर मूवमेंट के करम शाह। हु वाज द सक्सेसर ऑफ करम शाह, तो करम शाह को रिप्लेस किया टीपू शाह ने, टीपू शाह ने रिप्लेस किया। ओके। विच रेवेन्यू सेटलमेंट वाज अपोज्ड बाई पागलपंथीज, पागलपंथी अपना मूवमेंट क्यों कर रहे थे, क्या दिक्कत थी भैया, तो एक रेवेन्यू सेटलमेंट था, परमानेंट सेटलमेंट जो कि बंगाल थोड़ा बिहार वाले रीजन में ये फैला हुआ था। तो पागलपंथियों को ये अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि इसमें क्या था, ज़मींदारी सिस्टम बोलते हैं। ज़मींदारी मतलब कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स को ज़मीन दे दिया जाता था और वो लठियाल रखते थे, लठियाल, लाठी लेके लोग रहते थे उनके पास, और वो जो है पट्टा इशू करते थे किसानों को कि भाई ये इतनी ज़मीन तू जोत और मेरे को इतना टैक्स दे देना, और उस टैक्स में से कुछ पोर्शन ये मतलब जितना ब्रिटिश गवर्नमेंट मांगती थी ये देते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये जिम्मेदारी दे दी थी ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने कि आप लोग मतलब ज़मींदार लोग, आप लोग इतना लैंड लो और हमें इतना टैक्स दे देना। तो वो क्या करते थे, लठियाल के थ्रू ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करते थे और काफ़ी दिक्कतें थी उससे। तो परमानेंट सेटलमेंट की वजह से पागलपंथियों ने इसे अपोज किया था। नेक्स्ट है इंडिगो राइट्स इन बंगाल। इंडिगो राइट इन बंगाल से क्वेश्चन है कि द पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू ग्रो विच क्रॉप बाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये इंडिगो को फोर्स किया गया कि आप लोग इंडिगो लगाइए, फोर्स किया जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल में, और इसी के चलते बंगाल में इंडिगो रिवोल्ट हो गया। और दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण लिखी थी इसी रिवोल्ट के ऊपर। सो इन विच ईयर डिड द इंडिगो पीजेंट लॉन्च द नॉन कल्टिवेशन ऑफ इंडिगो मूवमेंट। तो करेक्ट आंसर होगा ये 1860 में इन्होंने लॉन्च किया था। इन विच एरियाज, अगला सवाल है, इन विच एरियाज द पीजेंट्स रिवोल्टेड अगेंस्ट इंडिगो कल्टिवेशन। तो ये पबना डिस्ट्रिक्ट है, पबना, इसके अलावा पबना रीजन के अलावा बरसात एंड नादिया, ये तीनों जो है बंगाल रीजन में पड़ता है। हु रोट फेमस प्ले नील दर्पण, ये बार बार पूछा जाता है, बीपीएससी में भी पूछा गया है और लगभग मैक्सिमम एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। सो हु रोट फेमस प्ले नील दर्पण इन विच ऑपरेशन ऑफ इंडिगो फार्मर्स वाज डिस्प्लेड। तो करेक्ट आंसर होगा दीनबंधु मित्रा, दीनबंधु मित्रा। अब आता है फिर से पबना रिवेलियन। तो पबना रिवेलियन क्यों हुआ, पबना जो है रिवेलियन क्यों हुआ। विच एक्ट प्रोवाइडेड राइट्स विथ इम्यूनिटी फ्रॉम इविक्शन ऑफ लैंडलॉर्ड्स। तो ये है एक्ट ऑफ 1859, इसे एक्ट एक्स भी बोलते हैं। इसमें क्या बोला गया कि जो है क्रिश्चियन धर्म अपना लेगा, क्रिश्चियन बन जाएगा, वो राइट जो है उसको इम्यूनिटी मिल जाएगी लैंडलॉर्ड से, मतलब कि ज़मींदारों से उसको मुक्ति मिल जाएगी, उसको ज़मींदार उसका लैंड जो है नहीं छीन पाएंगे। तो ये एक तरीके का मतलब कन्वर्जन टाइप का ये एक्ट लाया गया था, एक्ट ऑफ 1859। सो नेक्स्ट है हु वेयर द लीडर्स ऑफ पबना रिवेलियन। तो इनका नाम है ईशान चंद्र रॉय और शंभुनाथ पाल। ईशान चंद्र रॉय और शंभुनाथ पाल जो थे ये लीडर थे पबना रिवेलियन के। अगला सवाल है विच लीग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूसुफ शाही परगना, यूसुफ शाही परगना इन 1839। तो इसका सही आंसर होगा एग्रेरियन लीग। विच लीग वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय यूसुफ शाही परगना। तो इसका सही आंसर होगा 1873 में एग्रेरियन लीग था ये। व्हाट वाज द डिमांड ऑफ एग्रेरियन लीग, ये क्या डिमांड कर रहे थे। तो ये डिमांड कर रहे थे कि हमें क्वींस टू बिकम द क्वींस रॉयट्स, ठीक है, टू बिकम द क्वींस रॉयट।
विच एक्ट इन्हेंस द ऑक्यूपेंसी राइट ड्यूरिंग द पबना रिवेलियन, तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट बाई, ये बंगाल टीनेंसी एक्ट था 1875। इसको ला के इस पार्टिकुलर रिवेलियन को थोड़ा सा दबाया गया था, पबना रिवेलियन को। इसमें बंगाल टीनेंसी एक्ट में थोड़ी बहुत छूट दे दी थी, जो है वहाँ पे थोड़े राइट्स दे दिए गए थे जो टीनेंट्स थे उनके, ठीक है। फिर आता है डेक्कन राइट्स। डेक्कन राइट्स जो है, सो डेक्कन राइट्स वे द डायरेक्ट आउटकम ऑफ विच ऑपरेसिव सिस्टम ऑफ ब्रिटिश, तो ये था किसका, रैयतवाड़ी सिस्टम का, रैयतवाड़ी सिस्टम का। तो रैयतवाड़ी सिस्टम जो है, इसमें क्या किया गया था, इसमें किसानों को ही बेसिकली ज़मीन दे दी गई थी और उसमें किसानों से डायरेक्टली टैक्स लिया जाता था, उन्हीं को ऑनर बना दिया गया था। और रैयत मतलब होता ही है किसान, साउथ में रैयत का मतलब ही किसान होता है। तो वहाँ पे उन्हीं को ज़मीन दे दिया गया था और उन्हीं से डायरेक्टली टैक्स लिया जाता था। और ये जो है टैक्स एक्सऑर्बिटेंट होता था, ज़्यादा होता था, जिसके वजह से डेक्कन राइट्स जो है वो हुए थे स्पेशली। और इनको ये टैक्स पे करने के लिए, यानी रैयत यानी किसानों को टैक्स पे करने के लिए कई बार साहूकारों के पास जाना पड़ता था और वहाँ से पैसा लेके कई बार ये टैक्स चुकाते थे। तो साहूकार क्या करता था, रैयतों की ज़मीन हड़पने की कोशिश करता था और वो उसको बहुत ही ज़्यादा हाई रेट पे टैक्स, उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता था, जिसके वजह से रैयत जो है परेशान हो जाते थे, पेमेंट नहीं कर पाते थे और उनकी ज़मीनें छीन जाती थी। तो ये डेक्कन राइट इसी वजह से हुआ था। द इमीडिएट कॉज ऑफ डेक्कन राइट्स ऑफ 1875 वॉज द शैडो ऑफ द फेमिन। वैसे तो इमीडिएट कॉज ये है, लेकिन शैडो ऑफ फेमिन मतलब कि अकाल आना, और अकाल आया क्यों, इसी एक्ट की वजह से आया था, इसी सिस्टम की वजह से आया था जो कि रैयतवाड़ी सिस्टम था। बट ये इमीडिएट कॉज है, ये इमीडिएट मतलब कि तुरंत जो मतलब कॉज कहते हैं। बट जो प्रोलॉन्ग्ड कॉज था वो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें फ्रॉडुलेंट काफ़ी ज़्यादा टैक्स लिया जाता था और जिसकी वजह से किसानों को साहूकारों से पैसा लेना पड़ता था। और डेक्कन राइट्स में इनफैक्ट उन्होंने अटैक भी किया, बहुत सारे साहूकारों को अटैक किया, उनको लूटा। अगला है, व्हाट वाज द मेन रीजन फॉर डिक्लाइन इन कॉटन बूम ऑफ 1860। तो हुआ क्या कि अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, अमेरिका में सिविल वार चल रहा था, जिसके वजह से वहाँ पे कॉटन का जो है प्रोडक्शन कम था और इंडियन कॉटन का डिमांड काफ़ी ज़्यादा था। बट डिक्लाइन हो गया इस डिमांड में जब अमेरिकन सिविल वार ख़त्म हुआ, यानी कि वहाँ पे भी कॉटन का शुरू हो गया था कल्टीवेशन, तो इस वजह से ये जो है हुआ। सो डेक्कन पीजेंट्स अपराइजिंग वाज डायरेक्टेड मेनली अगेंस्ट टू हुम, तो ये था मारवाड़ी, यानी कि वहाँ पे जो मारवाड़ी लोग थे जो कि पैसा वैसा देते थे, और गुजराती मनी लेंडर्स, इन्हीं के अगेंस्ट में था मेनली डेक्कन पीजेंट। और मैंने कहानी जस्ट आपको बताई दी कि यही साहूकार थे, मारवाड़ी और गुजराती जो मनी लेंडर्स थे ये साहूकार थे। और ये क्या करते थे, किसानों को जो है रैयतवाड़ी सिस्टम में हाई टैक्स देना पड़ता था, बहुत बड़ा टैक्स देना पड़ता था, जो कि वो सक्षम नहीं थे देने में। तो वो क्या करते थे, इन मारवाड़ियों के पास, मनी लेंडर्स के पास, गुजराती मनी लेंडर, मारवाड़ी मनी लेंडर के पास जाते थे और उनसे पैसा लेते थे और ये बहुत हाई रेट पे उनको पैसा देते थे और इनकी ज़मीन भी हड़पने के चक्कर में रहते थे, इसलिए इन्होंने इन्हीं को टारगेट किया। विच मनी लेंडर ऑब्टेन्ड ए डिक्री ऑफ एविक्शन अगेंस्ट बाबा साहेब देशमुख हु लेड द डेक्कन राइट, ये था कल्लूराम। कल्लूराम की कहानी ये थी कि कल्लूराम ही मेन गुंडा था, वैसे बहुत सारे वो थे मनी लेंडर्स थे, बट इसका नाम आया क्यों, क्योंकि इसको अटैक भी किया गया और ये बहुत कह सकते हैं कि बहुत ही कड़ी मतलब छवि का आदमी था, बहुत ही ख़राब छवि का आदमी था। इसने बाबा साहेब देशमुख जो कि लीड कर रहे थे, इनके अगेंस्ट में डिक्री लेके आया एविक्शन के लिए, मतलब कि इनको अरेस्ट करवाने का इसने काम किया। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि वेयर डिड पीजेंट्स गैदर टू अटैक ऑन मनी लेंडर्स हाउस एंड शॉप्स ड्यूरिंग द डेक्कन राइट ऑफ 1875। तो ये सूपा जगह है इन भीमथड़ी तालुका में ये अटैक हुआ था।
विच कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इन्वेस्टिगेट द कॉजेज ऑफ डेक्कन राइट्स। तो ये कमीशन का नाम है डेक्कन राइट्स कमीशन। डेक्कन राइट्स कमीशन का गठन हुआ था कि क्या कारण थे, आप चेक कीजिए डेक्कन राइट्स के। सो विच एक्ट वॉज पास्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट आफ्टर द डेक्कन राइट्स और इन 1879। तो बेसिकली सरकार ने शांत करने के लिए किसानों को लिए डेक्कन एग्रीकल्चरलिस्ट रिलीफ एक्ट 1879 में पास कर दिया। फिर आता है गडकरी रिवोल्ट। गडकरी महाराष्ट्र की एक जो है हेरिडेटरी सर्वेंट कॉन्फेडरेसी थी। सो द मराठास की ये सर्वेंट्स थे, हुआ करते थे। सो द गडकरीज वेयर द हेरिडेटरी ऑफ सर्वेंट्स ऑफ विच कॉन्फेडरेसी। तो ये मराठा कॉन्फेडरेसी के जो है सर्वेंट्स हुआ करते थे गडकरी। हेरिडेटरी मतलब कि पापा इनके सर्वेंट रहे तो इनके बेटा भी सर्वेंट रहेगा मराठाओं का। वेयर डिड गडकरी अपराइजिंग, जो कि 1844-45 में होता है, टुक प्लेस। तो ये हुआ था महाराष्ट्र में। अंडर हुज सुपरविजन डिड ब्रिटिश प्लेस द लैंड ऑफ गडकरी। करेक्ट आंसर है मामलातदार। अंडर हुज सुपरविजन डिड ब्रिटिश प्लेस द लैंड ऑफ गडकरी मामलातदार। जो लैंड थी गडकरियों की वो मामलातदार के सुपरविजन में ब्रिटिशर्स ने दे दिया था, जिसकी वजह से रिवोल्ट हो गया। विच प्लेस वाज सेंटर ऑफ गडकरी रिवेलियन। तो ये था कोल्हापुर जो प्लेस था ये सेंटर ऑफ गडकरी रिवेलियन था। फिर आता है सन्यासी रिवेलियन। तो ये सबसे पुराना रिवेलियन माना जाता है, सन्यासी रिवेलियन। सो विच वाज द मेजर कॉजेज ऑफ सन्यासी रिवोल्ट ऑफ 1763। क्या जो है व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ सन्यासी रिवोल्ट 1763। तो ये था बंगाल में फेमीन आया था। 1770 में। एंड इसके अलावा डिसपोसेशन जमींदार्स एंड पीजेंट्स के बीच में हुआ था। जमींदारों और पीजेंट के बीच में लड़ाई हो रही थी, डिसपोसेशन हो रहा था, जिसके वजह से इसको सन्यासियों ने लीड किया। सन्यासी ही थे इसमें। फिर इसमें बहुत सारे और भी लोग थे, सन्यासी थे और भी लोग थे जिन्होंने इसको लीड किया। वेयर डिड सन्यासी रिवोल्ट ऑफ 1763 टुक प्लेस। तो ये नॉर्दर्न बंगाल और बिहार में हुआ था। ठीक है, फिर और इधर आते हैं और मूवमेंट्स देखते हैं। वेयर डिड सन्यासीज एंड मुस्लिम्स फॉर्म द इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ड्यूरिंग द सन्यासी रिवोल्ट ऑफ 1763। तो इन्होंने बोगरा और माइमेन सिंह, जो कि बेसिकली पड़ता है बंगाल का पार्ट था, बोगरा और माइमेन सिंह, यहाँ पे इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट बना लिया था कि भैया हम किसी के अंडर नहीं है, हमारी सरकार अलग चलेगी। विच गवर्नर जनरल वाज इन पावर ड्यूरिंग द सन्यासी रिवोल्ट। तो ये था वारेन हेस्टिंग। भारत का पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। द थीम ऑफ नोबल आनंद मठ इज बेस्ड ऑन विच रिवोल्ट। तो इसको और हवा मिल गई सन्यासी रिवोल्ट को जब वेरी फेमस आनंद मठ में बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको मेंशन किया। तो इसको मेंशन किया सन्यासी रिवोल्ट को अपने नोबल आनंद मठ में। हु अमंग द फॉलोइंग मेड सन्यासी रिवेलियन फेमस थ्रू हिज राइटिंग। तो ये थे बंकिम चंद्र चटर्जी जिन्होंने आनंद मठ में इसकी चर्चा की है। अब आता है एका मूवमेंट जो हुआ ये यूपी में हुआ था। सो हु स्टार्टेड द एका मूवमेंट ऑफ 1921। तो ये मदारी पासी जो थे ये लोअर जाति के लोग थे, इन्होंने ये स्टार्ट किया था। इनिशियल सपोर्ट टू एका मूवमेंट वाज प्रोवाइडेड बाई। तो इसे दोनों ने प्रोवाइड किया था, कांग्रेस और खिलाफत लीडर्स दोनों ने, क्योंकि ये तो मास को जोड़ना चाहते थे। कांग्रेस और खिलाफत अपना जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट एक साथ चल रहा था, मर्ज होके चल रहा था। तो ये चाहते थे कि और भी कोई मूवमेंट अगर चल रहा है जैसे एका मूवमेंट जैसे हुआ किसानों का, ये भी मर्ज हो जाए। तो इनिशियली इन्होंने सपोर्ट किया इसको, लेकिन बाद में ये बिल्कुल हट गए इससे, क्योंकि मदारी पासी अपना बिल्कुल लीडरशिप में चाहते थे और कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगा। और ये मदारी पासी जो थे ये बिल्कुल ही इनकी सुन नहीं रहे थे कांग्रेस और खिलाफत वालों की, तो इन्होंने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया। फिर आता है मूवमेंट्स इन अवध। हु ऑर्गेनाइज पीजेंट्स ड्यूरिंग पीजेंट मूवमेंट इन अवध इन 1918। तो करेक्ट आंसर होगा बाबा रामचंद्र इज द राइट आंसर।
वेयर वॉज द मैसिव पीजेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द पीजेंट मूवमेंट इन अवध इन 1918, तो ये अयोध्या में ऑर्गेनाइज हुआ था। वेयर वॉज द मैसिव पीजेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग द पीजेंट मूवमेंट्स इन अवध इन 1918, तो ये अयोध्या में ऑर्गेनाइज हुआ था। विच एक्ट वॉज पास्ड बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट एज रिजल्ट ऑफ पीजेंट मूवमेंट इन अवध, तो करेक्ट आंसर होगा अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1922। ये सब रेंट की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि रेंट जो था काफ़ी हाई था लैंड पे, तो इसकी वजह से इन्होंने देखा कि मूवमेंट हो रहा है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो पहले भी देख चुकी थी सिपाही विद्रोह में कितना हलचल हुआ था, तो अवध में अवध के ही मेन सिपाही थे, अवध वाले रीजन से बहुत बिलोंग करते थे, और वो सब किसानों के ही बेटे थे, तो इनको डर तो पहले से था। तो अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1922 ला के इन्होंने उसको शांत किया थोड़ा सा। फिर आता है इंपॉर्टेंट पीजेंट्स मूवमेंट एट ए ग्लांस, एक बार देख लेते हैं। तो संभलपुर अपराइजिंग हुआ 1840 में। लोकेशन क्या है? संभलपुर ही है, और इसके लीडर रहे सुरेंद्र साई। सुरेंद्र साई इसके लीडर रहे। ये क्यों हुआ, कारण क्या था? सो इट वाज अगेंस्ट इंटरफियरेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ एरिया। इट वाज अगेंस्ट इंटरफियरेंस ऑफ ब्रिटिश इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ द एरिया, इसकी वजह से ये हुआ था। फिर आता है नेक्स्ट आता है पूना सार्वजनिक सभा 1870 वाला जो है एक मूवमेंट चला पुणे में। एमजी रनाडे ने ये चलाया। क्यों, कारण क्या था? टू पॉपुलराइज पीजेंट्स लीगल राइट। पीजेंट्स के लीगल राइट को पॉपुलराइज करना चाहते थे ये एमजी रनाडे। महागोविंद रनाडे बोलते हैं ये। देखिए गांधी जी के गुरु थे ये, ठीक है, गांधी जी के गुरु थे, यानी कि गांधी जी के गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनके भी गुरु थे एमजी रनाडे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूना सार्वजनिक सभा हो गया। कहते हैं बिजोलिया मूवमेंट। बिजोलिया मूवमेंट 1905 में भी एक बार हुआ, 1913 में, मतलब बीच बीच में होता रहा। फिर 1916 में हुआ, 1927 में हुआ। ये बिजोलिया मूवमेंट राजस्थान में हुआ। क्या कारण था? कारण था इम्पोजिशन ऑफ 86 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेसेस ऑन पीजेंट, मतलब डिफरेंट कर के ऊपर कर को हम सेसेस बोलते हैं। तो ये 86 डिफरेंट तरीके के सेस जो थे ये पीजेंट्स के ऊपर लादे गए, थोपे गए, जिसकी वजह से बार बार ये बिजोलिया मूवमेंट होता रहा राजस्थान में। फिर आता है चंपारण सत्याग्रह। सभी जानते हैं कि गांधी जी का पहला जो है सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही था, और ये चंपारण जगह पड़ता है बिहार में, जहाँ पे गांधी जी पहुँचे। गांधी जी को बुलाया था राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल जो कि एक बिहार के किसान नेता टाइप के थे, और ये 1916 में पहुँच गए थे लखनऊ सेशन में, गांधी जी से मिल गए और उनको अपना दुखड़ा बताया उस एरिया का, जो 3 कठिया सिस्टम था, जहाँ पे 20 में से 3 कट्ठे में इनको कंपलसरी इंडिगो लगाना होता था। प्लांटर्स जो थे ज़बरदस्ती लगवाते थे किसानों को, तो इस वजह से ये मूवमेंट हुआ, और ये एक सक्सेसफुल मूवमेंट था। कहता है खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी का अगेन 1918 में हुआ। खेड़ा उत्तर प्रदेश में नहीं होगा। जो ये खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये हुआ था अहमदाबाद में। अगेंस्ट इग्नोर्ड, गांधी जी इसको लीड किया था गांधी जी ने, अगेंस्ट इग्नोर्ड अपील फॉर रिमिशन ऑफ लैंड रेवेन्यू इन केस ऑफ क्रॉप फेलियर। बार बार क्रॉप फेलियर हो रहा था, सूखा पड़ रहा था, फसलें नहीं हो पा रही थी, फिर भी सरकार जो है टैक्स अपना चाहती थी। तो भाई कहाँ से देगा किसान, बताओ। अब वो किसान को तो सारा इनकम का सोर्स ही उसका क्रॉप है। अगर फसल अच्छी हुई तो किसान रेंट दे सकता है, रेवेन्यू दे सकता है, लेकिन फसल ही नहीं हुई तो क्या करेगा बेचारा। तो इसके अगेंस्ट में मूवमेंट चला। यूनाइटेड प्रोविंस किसान सभा 1918 में गठन हुआ उत्तर प्रदेश में। गौरी शंकर मिश्रा और नारायण द्विवेदी लीडर थे इसके। एंड ये क्यों किया गया? अगेंस्ट द थ्रेट ऑफ बेदखली। बेदखली में क्या था? बेदखिल इन इविक्शन एंड जजमानी सिस्टम। इसमें क्या हो रहा था कि जो ज़मींदार लोग थे वो बेदखल कर ले रहे थे, ठीक है, मतलब जो ज़मीनें थी लोगों की उसको छीन रहे थे, बेदखली कर रहे थे, जजमानी सिस्टम आ गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नरकेल बेरिया मूवमेंट 1782 से 1731 तक चला। नरकेल बरिया मूवमेंट वेस्ट बंगाल में चला। टीटू मीर इसका हेड था। एंड इट वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स मेनली हिंदू हु इम्पोज्ड ए बियर्ड टैक्स ऑन द फराइजीज एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स, ठीक है, ठीक है।
बियर्ड टैक्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, मेनली हिंदू पे लगाया गया था, हु इम्पोज्ड ए बियर्ड टैक्स ऑन फेराजीज एंड ब्रिटिश इंडिगो प्लांटर्स। आगे बढ़ते कुछ और मूवमेंट है। तो अगला मूवमेंट है मोपला मूवमेंट। ये स्टेज 1 का है। मोपला मूवमेंट 2 बार हुआ। तो मोपला मूवमेंट जो हुआ एक बार 1836-54 में हुआ, से लेकर 54 तक चलता रहा मालाबार रीजन में। मालाबार का स्पेलिंग सही कर लेना। और केन हाजी इसके जो है लीडर थे, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स इस्लाम ये लोग फॉलो करते थे। एंड कॉज क्या था, न्यू ब्रिटिश जो रेवेन्यू पॉलिसी आई थी वो उसका मेन कारण था। इंडिगो रिवेलियन हुआ 1859 का बंगाल में, ये हमने देख लिया था। और इसको जो लीडरशिप दिया था वो दिगंबर विश्वास ने दिया था। दिगंबर नहीं होगा, ये दिगंबर विश्वास होगा, और विष्णु विश्वास, दोनों ब्रदर्स थे। दोनों ये ब्रदर्स थे और इन्होंने इस मूवमेंट को लीडरशिप दिया था। एंड क्या कारण था, तो फोर्स्ड इंडिगो कल्टीवेशन यूरोपियन करवाते थे, ज़बरदस्ती इंडिगो की खेती करवाते थे, और इसके अगेंस्ट में इन्होंने ये मूवमेंट शुरू कर दिया था। फिर आता है पबना रिवेलियन। तो पबना रिवेलियन जो है दोस्तों ये 1873 से 1876 के बीच में चलता रहा बंगाल में, और इसको लीडरशिप दिया ईशान चंद्र रॉय ने और शंभुनाथ पाल ने और केशव चंद्र राय ने। क्या कारण था, कारण था कि ये लोग अपोजिशन कर रहे थे टू एक्सेस रेंट इविक्शन बाई एक्ट ऑफ 1859। डेक्कन रिवेलियन, जैसा कि मैंने बताया कल्लू राम की कहानी 1874-75 में महाराष्ट्र में हुआ। बाबा साहब देशमुख इसके लीडर थे, जिनको कल्लू राम ने डिग्री लेकर इनको अरेस्ट करवा दिया था। ही वॉज क्यों चल रहा था, क्योंकि वहाँ पे किसान जो थे दे वेर अनेबल टू पे रेंट ड्यू टू फॉलिंग कॉटन प्राइसेस एंड फेमिन, दोनों अकाल और जो है कॉटन के दाम भी गिर रहे थे। अवध किसान मूवमेंट हुआ 1920 में, ईस्ट यूपी में हुआ। ठीक है, सीतापुर ये सब जो रीजन है, बहराइच वगैरह यहाँ पे हुआ ईस्ट यूपी में। एंड झंगूरी लाल सिंह इसके लीडर थे, रामचंद्रा भी लीडर थे। अपोज कर रहे थे ये लोग इलीगल रेंट एंड इविक्शन लॉ को। कहता है एका मूवमेंट 1921 में हुआ, नॉर्थ ईस्ट उत्तर प्रदेश में हुआ। मदारी पारसी इसको, जो कि लोअर कम्युनिटी के लोग थे मदारी पारसी, ये इसको लीड कर रहे थे। एंड ये क्यों लीड कर रहे थे, क्योंकि रेंट जो है इंक्रीज हुआ था। फिर आता है मोपला रिवेलियन हुआ, फेज 2 इसका 1921 में। मोपला अगेन जैसा कि मैंने बताया कि मालाबार के ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम लोग थे, और अली मुदलियार इसको लीड कर रहे थे। और ये क्यों हुआ, एक्सेस रेंट और रिडेम्पशन के कारण हुआ। जहाँ भी आप देखोगे रेंट में इंक्रीज आने की वजह से किसान कहाँ से पे करेगा यार। फिर आता है बारदोली, वर्दोली नहीं होगा यहाँ पे, बारदोली है। बहुत मिसप्रिंट है यार इस बुक में, खैर मैं अपडेट कराता रहूँगा। 1928 में हुआ। इसमें वल्लभ भाई पटेल का नाम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हुए इसके। और इसी लीडरशिप के वजह से गुजरात की और बारदोली की महिलाओं की कह सकते हैं, इनको सरदार का टाइटल दिया था। ये पूछा जाता है कई बार। तो इंक्रीज इन रेंट इसका कारण था, किसानों को रेंट ज़्यादा लिया जा रहा था किसानों से, जिसकी वजह से ये मूवमेंट बारदोली का हुआ। मतलब पंजाब फार्मर मूवमेंट हुआ 1930 से 40 तक पंजाब वाले रीजन में, और इसको सोहन सिंह भवाना, ज्वाला सिंह, तेज सिंह और मास्टर हरि सिंह ने इसको लीडरशिप दिया। कैनल टैक्स, जो नहर पे सिंचाई के लिए जो पानी यूज होता था उसका टैक्स बढ़ा दिया गया था, इसके कारण ये मूवमेंट हो गया था। रहा तिभागा मूवमेंट 1946 में हुआ बंगाल में, और इसको लीडरशिप दिया किसने, तिभागा मूवमेंट को कामपरम सिंह और भवान सिंह ने इसको लीडरशिप दिया। जोटेदार का स्ट्रगल था, जोटेदारों के अगेंस्ट में स्ट्रगल चल रहा था। जोटेदार, बिलोटेदार, तमाम तरीके की पोस्ट बना दी गई थी। ये सब क्या थे, ऑपरेसिव लोग थे, किसानों को दबाते थे। फिर आता है तेलंगाना मूवमेंट किसानों का 1946 से 51 तक चलता रहा। तेलंगाना वाले रीजन में मास एजिटेशन था। क्यों, क्योंकि ये निजाम शाही को, ये सिस्टम्स को मना कर रहे थे कि हम इनके सिस्टम में नहीं रहेंगे। निजाम शाही ठीक है, अपोजिशन कर रहे थे ये मनी लेंडर्स का अपोजिशन कर रहे थे।
अब आता है ट्राइबल मूवमेंट्स, तो एक एक करके देखते हैं। खसी अपराइजिंग हुआ। खसी जो है गारो जयंतिया हिल के बीच में पड़ता है खसी। सो वेयर डिड खसी ट्राइब्स रिसाइड? तो 3 हिल्स हैं, गारो हिल है, फिर है खस्सी, और लास्ट में पड़ता है जयंतिया हिल, और तीनों ये मेघालय वाले रीजन में पड़ता है। तो ये जो है खस्सी ट्राइब्स जो है ये रहते हैं इन द रीजन बिटवीन गारो एंड जयंतिया हिल्स, इन द रीजन बिटवीन गारो एंड जयंतिया हिल्स। हु वेर द लीडर्स ऑफ खसी रिवोल्ट? तो ये थे तिरुत सिंह और गंगा सिंह जो थे ये लीडर थे खसी रिवोल्ट के। हु वेर द लीडर्स ऑफ खसी रिवोल्ट? तो तिरुत सिंह और गंगा सिंह ये दोनों जो थे लीडर थे खसी रिवोल्ट के। अहोम ट्राइब्स जो हैं ये असम के ट्राइब्स हैं, तो अहोम रिवोल्ट भी हुआ, ये भी एक ट्राइबल रिवोल्ट था। सो वेयर डिड अहोम रिवोल्ट टुक प्लेस? तो ये हुआ असम में, असम के ही ये ट्राइब है, तो अहोम रिवोल्ट भी असम में ही हुआ। अगला है हु वाज द लीडर ऑफ अहोम रिवोल्ट ऑफ 1828? तो इनका नाम है गोमधर कोनवा। गोमधर कोनवा जो थे ये अहोम रिवोल्ट के 1828 वाले के ये लीडर थे। अगला आता है आफ्टर विच वॉर डिड अहोम रिवोल्ट टुक प्लेस? तो ये हुआ फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद। आफ्टर विच वॉर डिड अहोम रिवोल्ट टेक प्लेस? तो ये हुआ फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वार के बाद। टू whom was the territory of अपर असम ceded by ब्रिटिश? तो ये महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र। टू whom was territory of अपर असम ceded by the ब्रिटिश? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी असम के अपर पार्ट को महाराजा पुरंदर सिंह नरेंद्र को दे दिया इन्होंने, ठीक है। फिर आता है कोल अपराइजिंग। कोल अपराइजिंग वेरी फेमस, छोटा नागपुर के प्लेटू में हुआ। वेयर डिड कोल ट्राइब्स रिसाइड? तो ये कोल ट्राइब्स जो थे छोटा नागपुर के प्लेटू पे रहते थे। व्हाट वाज द, मतलब मॉडर्न डे झारखंड कह सकते हो वाला रीजन। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कोल अपराइजिंग? क्यों हुआ ये कोल मूवमेंट? तो ये ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम के वजह से हुआ कोल अपराइजिंग, ठीक है। व्हाट वाज द मेन कॉज ऑफ कोल अपराइजिंग? तो ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम की वजह से जो था ये कोल अपराइजिंग हुआ। हु लेड द कोल रिवोल्ट? तो ये बुद्धू भगत ने इसको लीड किया था। हु लेड द कोल रिवोल्ट? तो ये बुद्धू भगत ने इसको लीड किया था, बुद्धू भगत इसके लीडर थे। कोल म्यूटिनी जो हुई 1831 की अंडर बुद्धू भगत टुक प्लेस इन विच रीजन? तो ये रीजन था सिंहभूम रीजन। कोल जो म्यूटिनी हुई 1831 की अंडर बुद्धू भगत टुक प्लेस इन विच रीजन? तो ये सिंहभूम रीजन जो मॉडर्न डे का जो आप कह सकते हैं कि जो झारखंड का रीजन है। फिर आता है फैराजी मूवमेंट। फैराजी मूवमेंट, हु वेर द फैराजी? फैराजी कौन थे? हु वेर द फैराजीज? तो दे वेर द फॉलोअर्स ऑफ हाजी शरियतुल्लाह। हाजी शरियतुल्लाह के फॉलोअर थे। और ये देखिए आप, ये बीपीएससी का सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। वेयर डिड फैराजी मूवमेंट डेवलप? तो ये फैराजी मूवमेंट ईस्टर्न बंगाल में डेवलप हुआ। कहाँ पे डेवलप हुआ? ईस्टर्न बंगाल में, ठीक है। वेयर डिड फैराजी मूवमेंट डेवलप? तो फैराजी मूवमेंट जो था ईस्टर्न बंगाल में डेवलप हुआ। अगला सवाल है कि हु वेर द लीडर ऑफ फैराजी मूवमेंट? फैराजी मूवमेंट के लीडर थे हाजी शरियतुल्लाह। ये भी बीपीएससी में भी पूछा गया है, यूपीपीएससी में तो पूछा ही गया है 1999 में। हाजी शरियतुल्लाह जो थे ये इसके लीडर थे। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फैराजी मूवमेंट? फैराजी क्या चाहते थे, क्या उनका लक्ष्य था? सो प्यूरिफिकेशन ऑफ इस्लाम इनका मेन लक्ष्य था। हु एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ फैराजी मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हाजी शरियतुल्लाह? तो ये लीडरशिप ले लिया किसने? दादू मियाँ ने, ठीक है। हु एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ फैराजी मूवमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ हाजी शरियतुल्लाह? तो ये दादू मियाँ ने इसका लीडरशिप संभाला। हु वाज द सक्सेसर ऑफ दादू मियाँ? दादू मियाँ के सक्सेसर कौन थे? नया मियाँ, ठीक है। दादू मियाँ के सक्सेसर कौन थे? नया मियाँ। फिर आता है संथाल रिवेलियन, वेरी फेमस रिवेलियन, ठीक है। बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिवेलियन था। संथाल ले लो, बिरसा रिवेलियन ले लो। तो संथाल जो थी ये कहाँ पे हुआ? संथाल रिवेलियन जो हुआ ये राजमहल हिल में हुआ, ठीक है। संथाल प्रगना इसको बोलते हैं, ठीक है। तो राजमहल के हिल्स में हुआ। सो हु लेड द संथाल मूवमेंट? तो इसको सिद्धू और कान्हो दोनों भाई थे, सिद्धू और कान्हो ने इसको क्या किया था? रिवोल्ट को लीड किया था, सिद्धू और कान्हो। सिद्धू वाज बिट्रेड एंड कान्हो वाज मर्डर्ड, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं इनको दोनों को
मार दिया गया था बाद में। विच ईयर डिड संथाल रिवोल्ट ऑकर, तो ये 1855-56 में स्टार्ट हुआ था। वॉट वॉज द संथाल परगना रीजन कॉल्ड इन एंशिएंट टाइम्स, तो इसे बोला गया है नरी खंड, नरी खंड बोला गया है संथाल परगना रीजन को एंशिएंट टाइम में, ठीक है, नरी खंड कहा गया है। विच ब्रिटिश कमांडर वॉज डिफीटेड बाई संथाल इन 1855, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। संथाल इतने मतलब टिपिकल हथियार यूज करते थे, तीर और कमान से लड़ाई लड़ रहे थे, और एक तरफ मॉडर्न डे की उस समय की विपन्स हुआ करती थी, बंदूकें, बट फिर भी इन्होंने मेजर बोरो को हराया, मेजर बोरो को हराया। विच एक्ट वाज पास्ड आफ्टर संथाल रिवेलियन, तो इनको शांत करने के लिए जो एक्ट पास किया गया वो था संथाल परगना टीनेंसी एक्ट, ठीक है। विच एक्ट वाज पास्ड आफ्टर संथाल रिवेलियन, तो संथाल परगना टीनेंसी एक्ट पास किया गया। फिर आता है मुंडा अपराइजिंग, मुंडा अपराइजिंग, ठीक है, बिरसा मुंडा वाला। सो वेयर डिड मुंडा अपराइजिंग टेक प्लेस, तो ये हुआ छोटा नागपुर का रीजन, नियर रांची, रांची के पास वाला। इसलिए आप जब रांची में जाओगे ना तो बिरसा मुंडा एक स्टेडियम है, वहाँ पे कभी विजिट करना। अगला सवाल है व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ मुंडा अपराइजिंग, तो इसे मुंडा उलगुलन भी बोलते हैं, उलगुलन, ठीक है, हलचल उलगुलन कह सकते हैं। तो मुंडा अपराइजिंग को उलगुलन भी बोला गया है। मुंडाज रोज टू रिवोल्ट इन विच ईयर, तो ये 1895 में ये इन्होंने रिवोल्ट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा मुंडा। उलगुलन या फिर बिरसा मुंडा का जो ये मुंडा रिवोल्ट था, इट वाज रिलेटेड टू मुंडा, उलगुलन रिवोल्ट, ठीक है। एंड विथ रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलगुलन और ग्रेट तुमुल्त इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इवेंट, तो ये बिरसा मुंडा का रिवोल्ट 1899 से 1900 वाला इससे इसको रेफर करता है। हु वॉज द लीडर ऑफ मुंडा रिवेलियन, तो बिरसा मुंडा जैसा कि मैंने बताया ये मतलब बोलते थे कि इनके पास दैविक पावर है, ये किसी को हील कर सकते हैं, ठीक है। एक बोंगा के लिए लड़ते थे, बोले गॉड एक है, ठीक है। वेयर वॉज वर्किंग एरिया ऑफ बिरसा मुंडा, तो ये रांची में था इनका। अगला सवाल है विच ट्राइबल लीडर नोन एज धरती आबा फादर ऑफ द वर्ल्ड, तो ये बिरसा मुंडा को कहा जाता है, द ग्रेट बिरसा मुंडा। अगला है भील अपराइजिंग, भील अपराइजिंग। व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ भील अपराइजिंग, भील अपराइजिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल अपराइजिंग है। वैसे मैं बता दूं इन्फॉर्मेशन के लिए आपके, सबसे ज़्यादा जो संख्या में है हमारे ट्राइब्स वो भील ही हैं। सो व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ भील अपराइजिंग, तो ये था ब्रिटिश ऑक्यूपेंसी ऑफ खानदेश, खानदेश का ऑक्यूपेंसी कर लिया इन्होंने, ट्राइबल एरिया में घुसने लग गए, वहाँ पे उसको ट्राइबल का जो ट्रेडिशनल चीज़ फॉलो कर रहे थे उसको रोक लगाने लगे, काफ़ी चेंजेस लाई इन्होंने, तो ऑक्यूपेशन कर लिया खानदेश वाले रीजन को। अगला सवाल है हु इंस्टिगेटेड द भील्स अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ खानदेश, तो करेक्ट आंसर होगा त्रिम्बक जी, जो कि मिनिस्टर थे बाजीराव द्वितीय के, त्रिम्बक जी। अगला है रामोसी अपराइजिंग, रामोसी अपराइजिंग ये हुआ था वेस्टर्न घाट्स वाले रीजन में, ठीक है, रामोसी अपराइजिंग वेस्टर्न घाट वाले रीजन में हुआ था। वे डिड रामोसी रिसाइड, तो वेस्टर्न घाट वाले रीजन में रहते थे। अंडर हुज लीडरशिप डिड द फर्स्ट रामोसी रिवोल्ट टुक प्लेस, 1822 वाला, तो ये चित्तूर सिंह के ये लीडरशिप में हुआ था। हु लेड द रामोसी रिवोल्ट इन 1879 इन महाराष्ट्र, तो ये वासुदेव बलवंत फड़के ने इसको लीड किया था। हु लेड द रामोसी रिवोल्ट इन 1879 इन महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर होगा वासुदेव बलवंत फड़के। हु इंस्पायर्ड वासुदेव बलवंत फड़के, एमजी रनाडेज के लेक्चर्स से ऑन ड्रेन ऑफ वेल्थ पे इन्होंने जो लेक्चर दिया था उससे ये इंस्पायर हुए थे वासुदेव बलवंत फड़के। फिर आता है फ़कीर अपराइजिंग, फ़कीर अपराइजिंग। फ़कीर अपराइजिंग का जो लीडर थे, हु वाज द लीडर ऑफ फ़कीर रिबेलियन, तो ये थे मंजूम सिंह शाह, मंजूम शाह इसके लीडर थे। हु एज्यूम्ड द लीडरशिप ऑफ फ़कीर अपराइजिंग आफ्टर मंजूम शाह, तो करेक्ट आंसर होगा मूसा शाह, मूसा शाह। ड्यूरिंग द फ़कीर अपराइजिंग ऑफ 1766 एंड 77 अंडर हुज लीडरशिप द फ़कीर्स अटैक इंग्लिश फैक्ट्रीज, तो ये चिराग अली शाह के लीडरशिप में ये कांड हुआ। कहता है वहाबी मूवमेंट, काफ़ी फेमस है वहाबी मूवमेंट। इसके दो फेमस प्लेस थे, एक तो ये पटना में था और एक सिताना में। सो हु वाज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट, तो ये थे सर सैयद अहमद साहब। वहाबी मूवमेंट वाज इन्फ्लुएंस्ड इन गाइडेंस ऑफ
किसके गाइडेंस में ये इन्फ्लुएंस हुआ? तो अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया, इसका जो है इन्हीं के इन्फ्लुएंस में ये मूवमेंट चला। एंड सेंट शाह वलीउल्लाह ऑफ दिल्ली। फिर था खोंड अपराइजिंग। खोंड अपराइजिंग जो है, इन विच एरिया डिड खोंड रिसाइड? खोंड भी एक ट्राइब है जो कि तमिलनाडु, फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल का जो सेंट्रल प्रोविंस है वहाँ तक ये खोंड ट्राइब्स रहते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ खोंड अपराइजिंग? खोंड अपराइजिंग के लीडर थे चक्र बिसोई, यंग राजा, ठीक है, एक यंग राजा थे चक्र बिसोई। ट्रेस द ट्राइब दैट रिवेल्ड अगेंस्ट ब्रिटिशर्स बिकॉज ह्यूमन सेक्रीफाइस सिस्टम वाज बैंड। तो ये थे खोंड। खोंड बहुत खतरनाक ट्राइब्स थे, ये ह्यूमन का सेक्रीफाइस देते थे और इन्होंने इसलिए रिवेल किया क्योंकि ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया था ह्यूमन सेक्रीफाइस को। द खोंड इन उड़ीसा प्लेड ए वाइटल रोल इन विच मेजर रिवोल्ट? तो ये था रिवोल्ट ऑफ 1857 अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। 1857 की जो सिपाही म्यूटिनी हुई थी उसमें इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया था सिपाहियों को अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट। व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल ह्यूमन सेक्रीफाइस प्रैक्टिस्ड बाई द खोंड नोन एज? इसे बोला जाता था मरिया सिस्टम। क्या करते थे? ह्यूमन का सेक्रीफाइस, बलि देते थे ह्यूमन को, मरिया सिस्टम के तहत। अगला है द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर्म्ड अगेंस्ट द खोंड्स। मरिया एजेंसी बनाई थी इन्होंने। फिर आता है कूका रिवोल्ट, पंजाब का है, बहुत फेमस। तो कूका रिवोल्ट जो है ये, हु वाज द लीडर ऑफ कूका रिवोल्ट? इनका नाम है भगत जवाहर मल, ठीक है। व्हाट वाज द एम ऑफ कूका रिवोल्ट? तो प्यूरिफिकेशन ऑफ सिख रिलीजन इसका मेन एम था। प्यूरिफिकेशन ऑफ सिख रिलीजन इसका पंजाब में हुआ, ठीक है, मेन इसका कारण था, इसका मेन एम था, लक्ष्य था। हु वाज एन इम्पॉर्टेंट लीडर ऑफ कूका रिवोल्ट? तो ये थे राम सिंह। राम सिंह इसके इम्पॉर्टेंट लीडर थे। व्हाट इज़ बाबा जवाहर मल ऑल्सो नोन एज? इनको सियान साहिब भी बोला जाता है, बाबा जवाहर मल को सियान साहिब भी बोला जाता है। कोया रिवेलियन आता है फिर। वेयर डिड द कोया रिवेलियन टेक प्लेस? तो कोया रिवेलियन हुआ ईस्टर्न गोदावरी एरिया ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में हुआ कोया रिवेलियन, ठीक है। वेयर डिड कोया रिवेलियन टेक प्लेस? ये हुआ ईस्टर्न गोदावरी एरिया ऑफ प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश, गोदावरी नदी के ईस्टर्न पार्ट में। हु वाज द लीडर ऑफ कोया रिवेलियन? तो ये थे तोमा सोरा। तोमा सोरा जो थे कोया रिवेलियन के लीडर थे। व्हाट वेयर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाई कोया ट्राइब्स? तो इनको दिक्कत क्या आ रही थी? इरोजन ऑफ कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट पे जो इनका जो राइट हुआ करता था, फॉरेस्ट के फल को तोड़ना, लकड़ी काटना, ये सब राइट्स उनसे छीने जा रहे थे। अंडर विच रेजिमेंट डिड कोया रिवेलियन कोलैप्स? तो ये मद्रास इन्फेंट्री ने इनको अटैक किया और ये बेचारे हार गए वहाँ पे। फिर आता है जतरा भगत और ताना भगत मूवमेंट। इन्होंने गांधी जी को भी सपोर्ट किया इन मूवमेंट वालों ने। सो एमंग हु वेयर द जतरा भगत एंड ताना भगत मूवमेंट्स वेर डेवलप्ड? तो ये ओरांव जो ट्राइब थी छोटा नगर प्लेटू की, उन्होंने इस मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जतरा भगत और ताना भगत मूवमेंट को। व्हेन डिड जतरा भगत एंड ताना भगत मूवमेंट टेक प्लेस? ये हुआ वर्ल्ड वार 1 के समय, यानी कि 1914 के आसपास में। हु स्टार्टेड द जतरा भगत मूवमेंट इन 1914? तो ये जतरा भगत ने ही स्टार्ट किया था, इनका नाम ही है जतरा भगत। व्हाट वाज द एम ऑफ जतरा भगत एंड ताना भगत मूवमेंट? तो ये रिटर्न टू शिफ्टिंग कल्टीवेशन चाहते थे, जो कि काफ़ी फेमस है ट्राइबल्स के लिए। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है? सबसे पहले एक लैंड एरिया को क्लियर करते हैं फॉरेस्ट में, वहाँ पे कुछ दिनों तक खेती करेंगे जब तक वो फर्टाइल है। जब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है तो उस एरिया को छोड़ के, फॉलो छोड़ के, मतलब बंजर छोड़ के आगे बढ़ के दूसरा एरिया क्लियर करते थे, जंगल, और वैसे करते थे, जिसको बैन कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, और इनके अगेंस्ट में मूवमेंट चला था। इन विच ईयर डिड जतरा ओरांव स्टार्ट ताना भगत मूवमेंट? 1914 में स्टार्ट हुआ था। विच मूवमेंट गेव द मैसेज गॉड वुड सेंड मोस्ट पावरफुल एंड बेनिवोलेंट डेलीगेट टू द अर्थ टू रिडीम द ओरांव्स फ्रॉम मिजरेबल कंडीशंस? तो ये था ताना भगत मूवमेंट, ताना भगत मूवमेंट। फिर आता है रंपा रिवेलियन, रंपा रिवेलियन। वेयर डिड द रंपाज रिसाइड? तो ये नॉर्थ ऑफ गोदावरी नदी में के आसपास ये रहते थे रंपा रिवेलियन, रंपा वाले लोग। अकॉर्डिंग टू 1882 मद्रास फॉरेस्ट एक्ट इन विशाखापत्तनम, द रंपाज वेर प्रोहिबिटेड टू अंडरटेक विच कल्टिवेशन? तो इनको
पोदू या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन मना किया गया था, इसके लिए ये स्टार्ट कर दिया था इन्होंने। आंध्र प्रदेश की ट्राइब थी। हु वॉज द लीडर ऑफ रंपा मूवमेंट, तो इनका नाम है अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू। व्हाट इन्फ्लुएंस द आइडियोलॉजीज ऑफ अलूरी सीताराम राजू, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से इंस्पायर हुए थे। व्हाट अमाउंट वाज पेड बाय मद्रास गवर्नमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ एफर्ट्स ऑफ अलूरी सीताराम राजू, 15 लाख रुपए दिए गए एज ए कंपनसेशन। अब अदर इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स देख लेते हैं। अदर इंपॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट्स, तो चलिए कुछ जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए थे उसको देख लेते हैं। तो इसमें अदर वाले में पहला आता है वेलुथम्पी का रिवोल्ट। साउथ के थे ये, ठीक है। 1765 से लेकर 1809 का इनका रिवोल्ट रहा। ट्रैवनकोर में ये थे, ठीक है, ट्रैवनकोर में थे। और लीडर जो थे ये वेलुथम्पी ही थे। क्या कारण था इनके रिवोल्ट का? रिमूवल एंड हेवी बर्डन ऑफ सब्सिडी अलायंस कारण था, ठीक है। अगला जो हुआ ये था रानी गैदिलियू नागा का। ये 1905 से लेकर 31 तक चलता रहा। मणिपुर में हुआ ये। और इसकी एज यू नो लीडर थी रानी गैदिलियू जोदांगनांग। और इसका कारण क्या था? कारण था ऑपरेसिव लॉज एंड नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देन नेक्स्ट जो ट्राइबल मूवमेंट हुआ ये हुआ भील्स मूवमेंट हुआ, या भील अपराइजिंग कहते हैं। 1817 में हुआ। वेस्टर्न घाट वाले रीजन में हुआ। सेवाराम के नेतृत्व में लीडरशिप में हुआ। एग्रेरियन हार्डशिप की वजह से ये हुआ था। फिर आता है कच्छ में हुआ, गुजरात वाले कच्छ में 1819 में हुआ। कच्छ वाले रीजन गुजरात में। लीडर कौन था? लीडर इसका कोई ऐसा नहीं था, कोई फेमस लीडर नहीं था। डिपोजिशन ऑफ राव भरमल ये कारण था इसका। डिपोजिशन ऑफ राव भरमल इसका कारण था। देन आता है नायकदा। नायकदा जो है 1858 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो 5 महल हिल गुजरात में हुआ। 5 महल हिल गुजरात में हुआ। रूप सिंह ने इसे नेतृत्व दिया अपना, रूप सिंह ने, ठीक है। किस लिए हुआ? फॉर धर्मराज अगेंस्ट बन जोरिया भगत ऑन ग्रेजिंग एंड टिम्बर के लिए हुआ, ठीक है। ग्रेजिंग और टिम्बर के लिए हुआ था ये। देन आता है भूयान एंड जुआंग वाला, ठीक है। 1867 से लेकर 1800 अगेन हुआ दोबारा 1891 में। और कहाँ पे हुआ? तो कियोंझर डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कियोंझर डिस्ट्रिक्ट में। और लीडरशिप किसने दिया? तो रत्ना नायक धरानी नायक ने इसको लीडरशिप दिया। क्यों हुआ? क्योंकि इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रिटिश प्रोटेज ऑन थ्रोन की वजह से ये हुआ। रहता है कच्छा नागाज, ये 1882 में हुआ। कचार असम में हुआ। किसने नेतृत्व किया? नेतृत्व किया शंभू देन ने। एंड क्यों हुआ? क्योंकि ब्रिटिश जो थे इस एरिया में इंटरवेंशन कर रहे थे, इनकी लाइफ में इंटरवेंशन कर रहे थे। फिर आता है पोलीगर का रिवोल्ट। पोलीगर जो है ये मिलिट्री रखने वाले किसान, बड़े किसान हुआ करते थे पोलीगर। तो 1800 मिलिट्री रखने वाले ज़मींदार कह सकते हैं, साउथ में पोलीगर बोलते हैं उनको। 1801 से लेकर 1805 में चलता रहा। 1830 से 34 में फिर चला, फिर 35 में आया, फिर 1846-47 में भी हुआ ये। विशाखापट्टनम, गंजम, मेवाड़ और दरभंगा तक ये फैला हुआ था। दरभंगा में भी ये हुआ। मोतीलाल तेजावत और स्वामी विद्यानंद बिहार में, दरभंगा में इसके लीडरशिप को दिया इन्होंने। फिर आता है खैरवार, ये 1874 में हुआ, ठीक है। भागीरथ माझी इसके जो है लीडर थे। होज रिवोल्ट हुआ, होज रिवोल्ट 1820 से 21 में बिहार में। इसके अलावा फिर आता है पहाड़िया रिवेलियन हुआ 1778 में, राजमहल हिल में हुआ। और रानी सर्वेश्वरी ने इसको लीडरशिप दिया। एंड ब्रिटिश एक्सपेंशन कर रहे थे इस टेरिटरी में, जो कि इनको पसंद नहीं आया। कहता है चुआर अपराइजिंग हुआ 1766 से लेकर 72 तक चला। फिर 1795 से 1816 तक चला। जंगल महल ऑफ मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, इसके अलावा बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट, ये सब बंगाल में। किसने लीडरशिप दिया? तो जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह ने लीडरशिप दिया। और क्यों हुआ? क्योंकि फेमीन आ गया था और उसी समय इन्हेंस कर दिया गया लैंड का रेवेन्यू डिमांड बढ़ा दिया गया, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस था, तमाम चीज़ें ये चल रही थी।
आखिरी जो है कल्लार रिवोल्ट हुआ मदुरई में, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ फार्मर्स के यूनियन मूवमेंट, फार्मर्स यूनियन मूवमेंट जो इंडिया में हुए उसके बारे में पढ़ लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है, हु इस्टेब्लिश रामोसी कृषक जथा इन महाराष्ट्र। तो इसे इस्टेब्लिश किया था किसने? वसुदेव बलवंत फड़के ने। किसने किया था? वसुदेव बलवंत फड़के ने इसको इस्टेब्लिश किया था। कहाँ पे किया था? तो महाराष्ट्र में। से देन आता है हु लेड द बारदोली मूवमेंट। ये बारदोली मूवमेंट वही मूवमेंट है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल को इनका बहुत बड़े इंपॉर्टेंट रोल के लिए वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार कह दिया। फिर आता है महात्मा गांधी गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल फॉर हिज ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन स्किल इन बारदोली सत्याग्रह। तो ये देखो, वैसे तो कहा था वहाँ की महिलाओं ने, लेकिन वही फिर गांधी जी ने भी कह दिया, तो गांधी जी के टाइटल को ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। बट जब आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ोगे, बिपिन चंद्रा की इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, तो उसमें क्लियरली लिखा गया है कि ये जो टाइटल है सरदार का, बारदोली की महिलाओं ने दिया था इनको। नेक्स्ट है हु फॉर्म द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो ये बिहार प्रोविंशियल किसान सभा जो है ये फॉर्म किया था स्वामी सहजानंद सरस्वती, बहुत बड़े किसान नेता थे ये। स्वामी सहजानंद सरस्वती भी बिलोंग करते थे बिहार से। देन आता है इन विच ईयर ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड। ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म हुआ था 1936 में। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, स्टार मार्क क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इन विच ईयर ऑल इंडिया किसान सभा वाज फॉर्म्ड। तो ये फॉर्म हुआ था 1936 में। वेयर वाज द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा फॉर्म। तो ये हुआ था लखनऊ में। लखनऊ में ये फॉर्म हुआ था ऑल इंडिया किसान सभा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हु वाज सेक्रेटरी ऑफ द फर्स्ट ऑल इंडिया किसान सभा। तो NG रंगा जो कि आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते थे, ये इसके फर्स्ट सेक्रेटरी बने। अगर वही बात करें कि कौन फर्स्ट प्रेसिडेंट बने इसके ऑल इंडिया किसान सभा के, तो ये वही हैं, ठीक है। ये हैं सहजानंद सरस्वती, जिन्हें मैंने बोला था कि बिहार से बिलोंग करते थे। ये कहते थे कि कैसे लोगे लगान डंडा हमारा जिंदाबाद, इनका नारा था। तो इन्हें इलेक्ट किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, विच मेट इन विजयवाड़ा। नेक्स्ट है विच प्रोमिनेंट पर्सनालिटी वाज नॉट ए लीडर ऑफ किसान सभा। तो सर छोटू राम जो है किसान सभा से बिलोंग नहीं करते। हालांकि ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन होने चाहिए थे। इसमें सहजानंद सरस्वती होगा ऑप्शन, इसमें NG रंगा होगा, छोटू राम भी होगा। तो छोटू राम जो है ये कोई प्रोमिनेंट पर्सनालिटी नहीं थे एज फार एज द किसान सभा इज कंसर्न्ड। नेक्स्ट देखते हैं हु वाज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा एट लखनऊ इन 1936। तो ये स्वामी सहजानंद सरस्वती को बनाया गया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि बिहार से बिलोंग करते थे, ये एक जर्नल लिखते थे। ये जर्नल का नाम क्या था? तो इसका नाम था हुंकार। हुंकार। विच कांग्रेस लीडर हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। तो इस कांग्रेस लीडर का नाम है जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे कांग्रेस लीडर थे जो कि पार्टिसिपेट किया इन्होंने फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा। वाई वॉज किसान मैनिफेस्टो अडॉप्टेड बाई ऑल इंडिया किसान सभा इन अगस्त 1936 कंटेन्ड द रेडिकल डिमांड्स। क्योंकि ऑल इंडिया किसान सभा जो था इट वॉज ए पार्ट ऑफ कांग्रेस एंड मेंटेन्ड क्लोज रिलेशनशिप विद द प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी। नेक्स्ट है अखिल भारतीय किसान जो कांग्रेस था, इट वॉज फाउंडेड इन विच ईयर। तो ये वही है ऑल इंडिया किसान सभा, ये है 1936 AD में बना था। अब हम किसान सभा का मूवमेंट देख लिए, हम देखते हैं लेबर मूवमेंट इंडिया में जो हुए। सो हु स्टार्टेड वर्किंग मेंस क्लब इन 1870। वर्किंग मेन का क्लब किसने स्टार्ट किया था 1870 में? तो सही आंसर होगा शशिपाड़ा बनर्जी ने। शशिपाड़ा बनर्जी ने। हु फाउंडेड द वर्किंग मेंस मिशन इन बंगाल इन 1878। तो ये फाउंड किया था किसने? ब्रह्मो समाज वालों ने फाउंड किया था, ब्रह्मो समाज ने। हु इस्टेब्लिश्ड बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन इन 1890। तो ये किया था नारायण मेघाजी लोखंडे ने। हु फॉर्म द बॉम्बे मिल हैंड्स डिफेंस एसोसिएशन इन 1908। करेक्ट आंसर विल बी BG तिलक, दैट इज बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। इन विच ईयर द कामगार हितवर्धक सभा वाज फॉर्म्ड। तो ये फॉर्म हुआ था 1909 में। द सोशल सर्विस लीग वाज इस्टेब्लिश इन विच ईयर। दिस वाज इस्टेब्लिश्ड इन 1911। नेक्स्ट देखेंगे ट्रेड यूनियंस इन इंडिया।
तो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि एक मद्रास लेबर यूनियन बना था 1918 में। तो इसे किसने फाउंड किया था? इनका नाम है बहमन पेस्तोंजी वाडिया। ठीक है, बहमन पेस्तोंजी वाडिया एक पर्सियन थे ये। हु वॉज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क क्वेश्चन। हु वॉज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? ये थे NM लोखंडे। NM लोखंडे, वेरी इंपॉर्टेंट। हु लेड द रिकॉग्नाइज्ड बॉम्बे टेक्सटाइल मिल्स लेबर यूनियन रजिस्टर्ड इन 1926? करेक्ट आंसर होगा NM जोशी। बहुत बड़े सोशलिस्ट थे, बहुत बड़े सोशलिस्ट थे। नेक्स्ट आता है हु स्टार्टेड बॉम्बे मिल लैंड्स एसोसिएशन? करेक्ट आंसर होगा NM लोखंडे। NM लोखंडे, और यही NM लोखंडे हैं जो कि फर्स्ट लीडर थे लेबर मूवमेंट ऑर्गेनाइज करने वाले। विच इज़ द फर्स्ट लेबर एसोसिएशन इन इंडिया? तो इसका नाम है बॉम्बे मिल लैंड्स एसोसिएशन। अगेन स्टार मार्क क्वेश्चन। जो भी फर्स्ट चीज़ें हैं इन ऐसी चीज़ों में लेबर मूवमेंट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे कि हमने देखा था फर्स्ट हु ऑर्गेनाइज्ड द लेबर मूवमेंट इन इंडिया, वो थे कौन थे? NM लोखंडे। फर्स्ट लेबर एसोसिएशन ये था बॉम्बे मिल्स लैंड्स एसोसिएशन। नेक्स्ट आता है हु वाज सेंट एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स बाय इंडियन गवर्नमेंट इन वाशिंगटन समिट ऑफ ILO, दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इन ईयर 1919? तो ये VP वाडिया को भेजा गया था। ठीक है, एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेबरर्स इंडियन गवर्नमेंट ने भेजा था। अगला सवाल है कि द ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट, जो कि 1929 में आया था, ट्रेड यूनियन डिस्प्यूट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ए सिस्टम ऑफ ट्रिब्यूनल्स एंड बैन ऑन स्ट्राइक्स। तो होता क्या था कि पहले जो फैक्ट्रीज़ होती थी वो क्या करती थी, कुछ गड़बड़ कर देती थी, वर्किंग आवर बढ़ा देंगी, तमाम चीज़ें, कुछ दिक्कत हो जाता था लेबर को। तो लेबर ने अपना यूनियन बनाना शुरू कर दिया, और यूनियन बना के ये क्या करते थे, स्ट्राइक पे बैठ जाते थे। लो भैया काम ही नहीं करेंगे तो फैक्ट्री चला लो। तो कहीं ना कहीं सबको नुकसान होता था। ठीक है, लेबर को भी होता था और ट्रेड जो फैक्ट्रीज थी उनको भी होता था। सो बाद में क्या किया गया, ट्रेड यूनियन जो है डिस्प्यूट एक्ट 1929 में पास करके ट्रिब्यूनल सिस्टम लाया गया कि भाई इसको बैठ के सॉल्व किया जा सकता है, ना कि स्ट्राइक से, और स्ट्राइक को बैन कर दिया गया। सो हु वेर द फाउंडर्स ऑफ हिंद मजदूर सभा, जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी? तो इनका नाम है अशोक मेहता। इसमें शामिल है TS रामानुजन और GG मेहता भी। हु फाउंडेड द अहमदाबाद मिल टेक्सटाइल एसोसिएशन? वेरी इंपॉर्टेंट, महात्मा गांधी ने इसको फाउंड किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अहमदाबाद के टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन उनके लिए एक बनाया था, अहमदाबाद के मिल वर्कर के लिए। और अहमदाबाद में मूवमेंट भी किया था, जैसा कि आप जानते हैं, खेड़ा, अहमदाबाद, चंपारण, इनका फेमस मूवमेंट है सत्याग्रह वाला। तो किसने फाउंड किया? अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, ये महात्मा गांधी ने फाउंड किया। अगला सवाल है कि हु इज़ द फाउंडिंग मेंबर ऑफ मजदूर महाजन? तो ये भी मजदूर महाजन के फाउंडर थे, फाउंडिंग मेंबर महात्मा गांधी। विच प्रिंसिपल वॉज प्रोपाउंडेड बाई महात्मा गांधी? तो इन्होंने बोला कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप होगा। मतलब कि ट्रस्टीशिप का मतलब ये है कि कोई भी कंपनी जो है ना, वो किसी पार्टिकुलर बंदे की कंपनी नहीं होती है, वो लेबर्स की होती है वो कंपनी, क्योंकि लेबर अगर काम ही नहीं करेगा उस कंपनी का कोई औचित्य नहीं है। और जो मालिक होता है वो ट्रस्टी होता है, जस्ट एक ट्रस्टी होता है उसका। तो ये कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप। विच वॉज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स? करेक्ट आंसर है इसका प्रिंटर्स यूनियन ऑफ कोलकाता। वेरी इंपॉर्टेंट, विच वॉज द फर्स्ट ट्रेड यूनियन ऑफ इंडिया इन मॉडर्न टाइम्स? करेक्ट आंसर होगा प्रिंटर्स यूनियंस ऑफ कोलकाता। वेन वॉज ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म्ड? तो ये फॉर्म किया गया था 1920 में। वेन वॉज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस फॉर्म? तो ये 1920 में फॉर्म किया गया था। Who was elected the first president of All India Trade Union Congress on 31st October 1920? तो ये बनाए गए थे लाला लाजपत राय। स्टार मार्क क्वेश्चन है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन बनाए गए थे 1920 में? लाला लाजपत राय। Who had presided over All India Trade Union Congress held at Nagpur in 1929?
तो इसको प्रिसाइड किया था जवाहरलाल नेहरू खुद, जवाहरलाल नेहरू ने खुद इसको प्रिसाइड किया था। लास्ट क्वेश्चन है इस पर्टिकुलर टॉपिक का, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी द मेंबर ऑफ कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो ये थे एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय बिलोंग करते थे बंगाल से, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई थी, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, इनफैक्ट ये मेंबर थे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के। अब देखेंगे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया को देखेंगे। स्टार्ट करेंगे ब्रह्मो समाज और राजा राम मोहन रॉय से संबंधित थे, तो इसी से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनेसा। तो ये राजा राम मोहन रॉय को कहा जाता है। बहुत मॉडर्न ख्यालात के थे ये, आइडल वर्शिप और जो भी जो मतलब धर्म से रिलेटेड जो डोगमास थे उसके अगेंस्ट में थे, काफ़ी मॉडर्न थे, साइंस की बात करते थे, बलि के अगेंस्ट थे, बहुत तमाम चीज़ें, बहुत मॉडर्न थे ये। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेनेसा भी कहा जाता है इसी के वजह से। व्हाट वाज द फर्स्ट सोसाइटी फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। तो इन्होंने आत्मीय सभा, पहली सोसाइटी इन्होंने फाउंड किया था, आत्मीय सभा। इनफैक्ट बाद में ये ब्रह्मो समाज को भी फाउंड किए। सो इन विच ईयर डिड राजा राम मोहन रॉय इस्टेब्लिश ब्रह्मो समाज। तो इन्होंने 1828 में, स्टार मार्क क्वेश्चन है, 1828 में इसे फाउंड किया था इन्होंने। हु गेव राजा राम मोहन रॉय टाइटल ऑफ राजा। तो राजा राम मोहन राय को राजा का टाइटल दिया था, किसने ये टाइटल दिया था? अकबर द्वितीय ने, अकबर द्वितीय ने दिया था ये, अकबर द्वितीय ने, ठीक है, मुगलों का शासक था ये, अकबर द्वितीय ने टाइटल दिया था राजा का। वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर इज़ द समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय। ये ब्रिसल इंग्लैंड में बनाई गई है, ठीक है। वेयर इज़ द समाधि ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो ये ब्रिसल इंग्लैंड में बनाई गई थी। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो ये भी इंडियन रेनेसा कह लो, फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म कह लो, राजा राम मोहन रॉय ही है। हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। तो देखो, अब देखो, ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया है और उन्होंने, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मो समाज, तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और ब्रह्मो समाज दोनों अलग अलग चीज़ें थी। तो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया के फाउंडर थे केशव चंद्र सेन, जबकि अगर पूछे कि ब्रह्मो समाज के फाउंडर कौन थे तो वो थे राजा राम मोहन रॉय। सो हु मेड केशव चंद्र सेन द आचार्य ऑफ ब्रह्मो समाज। तो ये आचार्य बनाया था देवेंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी। वेयर वेयर द ब्रांचेज ऑफ ब्रह्मो समाज फाउंड ड्यूरिंग द लीडरशिप ऑफ केशव चंद्र सेन। तो ये यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि मॉडर्न डे यूपी, पंजाब, बॉम्बे और मद्रास में हर जगह इसके ब्रांचेज खोले गए ब्रह्मो समाज के। विच समाज वाज सेटअप बाय द फॉलोअर्स ऑफ केशव चंद्र सेन। तो ये होगा साधारण ब्रह्मो समाज। केशव चंद्र सेन के फॉलोअर्स ने कौन सा समाज बनाया? तो ये बनाया साधारण ब्रह्मो समाज, साधारण ब्रह्मो समाज। अगला सवाल देखते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल इज ब्रह्मो समाज बेस्ड। क्या प्रिंसिपल ये फॉलो करते थे, किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी ब्रह्मो समाज? सो इट वाज बेस्ड ऑन मोनोथेइज्म, मतलब कि एकेश्वरवाद। मतलब कि हमारे हिंदू धर्म में काफ़ी सारे भगवान बना दिए हैं, हरि के 1000 नाम बोल दिए, लेकिन बोला कि मोनोथेइज्म को फॉलो करो, एक ईश्वर को मानो। यही प्रिंसिपल था, डोगमाज नहीं होनी चाहिए। व्हाट वाज द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ समाज बेस्ड ऑन। तो ये बेस्ड था वेदों पे और उपनिषद पे, वेदास एंड उपनिषद। विच एक्ट डिक्लेयर्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती ए क्राइम। तो करेक्ट आंसर होगा गवर्नमेंट रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1829। और ये लाया था किसने? विलियम बेंटिक ने। विलियम बेंटिक जो था राजा राम मोहन रॉय का बहुत बड़ा फ्रेंड था। विच गवर्नर जनरल एबोलिस्ड सती ड्यू टू द एफर्ट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। तो देखो सवाल ही आ गया, आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ही क्लोज फ्रेंड था ये राजा राम मोहन रॉय का, बात मानता था। राजा राम मोहन रॉय एंड डेविड हरे एफर्ट्स टू इस्टेब्लिश विच कॉलेज। तो इनका एफर्ट की वजह से हिंदू कॉलेज जो है 1817 में इस्टेब्लिश किया गया। तत्वबोधिनी सभा, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर वाज हेड ऑफ विच सभा फाउंडेड इन 1839। तो देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे हेड थे समाचार चंद्रिका के।
फिर आता है प्रार्थना समाज। सो पहला क्वेश्चन है हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज। ये है आत्मा राम पांडुरंग, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रार्थना समाज। ये जो थे, ये जो आत्माराम पांडुरंग थे महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे और इन्होंने प्रार्थना समाज की इस्टेब्लिशमेंट की। ये भी एक सोशल रिफॉर्म के लिए था। हु वाज द चीफ डायरेक्टर ऑफ प्रार्थना समाज इन महाराष्ट्र, करेक्ट आंसर होगा महागोविंद रनाडे, जो कि गुरु थे किसके, ये गुरु थे गांधी जी के गुरु थे ये, यानी कि ये गुरु थे किसके, ये गुरु थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर गोपाल कृष्ण गोखले के। हु वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज, देव समाज के फाउंडर कौन थे, सही आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। हु वाज द फाउंडर ऑफ देव समाज, करेक्ट आंसर होगा शिव नारायण अग्निहोत्री। व्हेन वाज द प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1867 एडी में। व्हेन वाज प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश्ड, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1867 एडी में। विथ हुज हेल्प प्रार्थना समाज वाज इस्टेब्लिश्ड इन महाराष्ट्र, तो इसको हेल्प किया था केशव चंद्र सेन ने। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज संस्था, अलग चीज़ है। हु वाज द फाउंडर ऑफ प्रार्थना समाज के फाउंडर तो थे एमजी रनाडे, बट प्रार्थना समाज संस्था के फाउंडर कौन थे, तो ये थे महादेव गोविंद रनाडे, यानी कि इन शॉर्ट एमजी रनाडे। व्हेन वाज सार्वजनिक समाज फाउंडेड बाई महादेव गोविंद रनाडे, तो इन्होंने इसको सार्वजनिक समाज को फाउंड किया था 1871 एडी में। आंसर होगा 1871 एडी। सो इन 1891 एडी वेयर वाज द विडो री मैरिज एसोसिएशन इस्टेब्लिश्ड बाई महादेव गोविंद रनाडे, तो ये महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश किया गया था। हु फाउंडेड आर्य महिला समाज फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन, हु फाउंडेड आर्य महिला समाज फॉर द वेलफेयर ऑफ वुमेन, तो करेक्ट आंसर होगा पंडित रामाबाई। वेयर वाज इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई डी.के. कर्वे इन 1906, वेयर वाज द इंडियन वुमेन्स यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश्ड बाई डी.के. कर्वे इन 1906, तो ये बॉम्बे में बनाया गया था, बॉम्बे में। हु इज़ नोन एज द लोकहितवादी कहा जाता है किसको, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। हु वाज एड्रेस्ड बाई निक नेम सतपत्रा, हु वाज एड्रेस्ड बाई निक नेम सतपत्रा, तो ये गोपाल हरि देशमुख को एड्रेस किया जाता है इस नाम से। अब आता है आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज एंड स्वामी दयानंद सरस्वती। विच समाज इज फाउंडेड बाई दयानंद सरस्वती, तो ये इन्होंने फाउंड किया था आर्य समाज को, ठीक है। आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, दयानंद सरस्वती थे। इन विच ईयर आर्य समाज वाज फाउंडेड, तो ये फाउंड किया गया था 1875 में, ठीक है। पहले तो आर्य समाज के फाउंडर कौन थे, तो ये थे स्वामी दयानंद सरस्वती। और कौन से साल में आर्य समाज को फाउंड किया गया, तो 1875 में किया गया। हु सेड लेट्स गो बैक टू द वेदास, वेदों की तरफ लौटो, ये नारा किसने दिया था, ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, ही इज़ नोन एज मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। स्वामी दयानंद सरस्वती को किस नाम से जाना जाता है, इनको जाना जाता है मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया के नाम से। विच स्लोगन वाज गिवन बाय दयानंद सरस्वती, तो इन्होंने कहा था कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस ओनली, इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। द फेमस बुक रिटन बाय स्वामी दयानंद सरस्वती, इसका नाम क्या है, इसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सत्यार्थ प्रकाश के राइटर स्वामी दयानंद सरस्वती खुद। इन विच समाज सत्यार्थ प्रकाश इज कंसीडर्ड एज द सेक्रेड बुक, तो ये आर्य समाज से रिलेटेड था। विच ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टेड शुद्धि मूवमेंट को सपोर्ट किया आर्य समाज ने। ये वेदों को काफ़ी वैल्यू देने लग गए थे। हु सेड गुड गवर्नमेंट इज़ नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट, बोला कि ऐसा नहीं है कि सरकार अच्छा काम करेगी तो सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए ही नहीं, तो ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ही सेड दैट गुड गवर्नमेंट इज़ नॉट और नो सब्सटीट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट। अब आता है रामकृष्ण मिशन, जिससे जुड़े थे स्वामी विवेकानंद। सो पहला सवाल है कि हु वाज द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ नियो हिंदुस्तान इन द सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी, तो ये थे स्वामी विवेकानंद।
इन विच ईयर डिड स्वामी विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हेल्ड एट शिकागो। तो ये 1893 में इन्होंने अटेंड किया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। 64th बीपीएससी में पूछा गया था, 64th नहीं, 66th में पूछा गया था। हु रोट द बुक ज्ञान योगा, हु रोट द बुक ज्ञान योगा, कर्म योग एंड राजयोग। तो ये लिखा था स्वामी विवेकानंद ने। इन विच ईयर स्वामी विवेकानंद इस्टेब्लिश रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस के ये चेले थे स्वामी विवेकानंद, तो उन्हीं के नाम पे इन्होंने रामकृष्ण मिशन 1897 में इसको इस्टेब्लिश किया था। हुज टीचिंग्स फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ रामकृष्ण मिशन। तो ये थे रामकृष्ण परमहंस, इनके गुरु थे विवेकानंद साहब के। वेयर वाज द हेडक्वार्टर्स ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो थियोसोफिकल सोसाइटी को जो इस्टेब्लिश किया था वो सर मैडम बलात्वस्की ने किया था, ठीक है। बट इसको प्रोपोगेट किसने किया था? काफ़ी ज़्यादा प्रोपोगेट किया एनी बसांट ने। खैर, वो पूछा जा रहा है कि वेयर वाज द हेडक्वार्टर ऑफ थियोसोफिकल सोसाइटी इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। तो ये था अदयार मद्रास में। अगला सवाल है, हु प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रोपोगेटिंग द थियोसोफिकल सोसाइटी इन इंडिया। तो ये एनी बेसांत सही आंसर होगा। एनी बेसांत वाज ओरिजिनली रिलेटेड टू विच कंट्री। तो ये आयरलैंड को बिलोंग करती थी। और आयरिश जो सेल्फ गवर्नमेंट था, जिसे स्वराज कहते हैं, सेल्फ गवर्नेंस, उसको ये या फिर होम रूल कह सकते हैं, ये चाहती थी कि इंडिया में भी लगे। इन विच ईयर डिड एनी बेसांत इस्टेब्लिश द सेंट्रल हिंदू कॉलेज इन बनारस। तो ये 1898 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। When did एनी बसंत स्टार्ट द होम रूल लीग इन इंडिया। तो 1916 में स्टार्ट किया था, सितंबर में प्रिसाइजली। हु इज़ क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज इनटू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस सेंट्रल हिंदू कॉलेज हम जानते हैं कि एनी बसंत ने इस्टेब्लिश किया था, बट इसको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया मदन मोहन मालवीय ने, जो कि कट्टर हिंदू थे। यंग बंगाल मूवमेंट से बात करेंगे। इसके लीडर थे हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो, जो कि बहुत जल्दी इनकी कलरा से मृत्यु हो गई थी। खैर, हु वाज द लीडर ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। तो इनका नाम है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। व्हेन डिड यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्टेड। तो ये 1920 में स्टार्ट हुआ था। फ्रॉम वेयर डिड यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हुआ था हिंदू कॉलेज कैलकाटा से। फ्रॉम वेयर डिड यंग बंगाल मूवमेंट स्टार्ट। तो ये स्टार्ट हुआ था हिंदू कॉलेज कैलकाटा से। व्हाट वाज द मेन डिबेट ऑफ यंग बंगाल मूवमेंट। मेन डिबेट था इसका टू डिबेट ऑन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। गॉड है नहीं है, मेटामॉर्फिक चीज़ें ये डिस्कस कर रहे थे। हु रिकॉग्नाइज्ड हेनरी विवियन डेरोजियो एज द फोररनर ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इन बंगाल एंड फादर ऑफ हिज कास्ट। तो ये सही आंसर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, बट बहुत जल्दी इनकी मृत्यु हो गई। हु वॉज द बंगाली लीडर हु अपोज्ड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी। तो ये थे राधाकांत देव। यूपी लोअर में पूछा गया है 2008 में, लोअर पीसीएस में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश्ड बाय राधा कृष्ण देव इन बंगाल इन 1830। तो ये धर्म सभा का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट करवाया था। Who founded the Academic Association and Society for Exhibition of General Knowledge। आंसर होगा हेनरी विवियन डेरोजियो। Who is considered the first nationalist poet of modern India। तो ये हेनरी विवियन डेरोजियो को ही माना जाता है कि he was the first nationalist poet of modern India। अब एक इम्पॉर्टेंट नाम आता है महिलाओं से रिलेटेड, जो काफ़ी सारे विडो रीमैरिज वगैरह से रिलेटेड जो पर्सनालिटी का नाम है, ये हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सवाल क्या कहता है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ विच कॉलेज इन 1851। तो ये कॉलेज था संस्कृत कॉलेज कैलकाटा का, इसके ये प्रिंसिपल बने 1851 में। अंडर हुज सुपरविजन डिड फर्स्ट हिंदू विडो रीमैरिज टुक प्लेस।
तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के सुपरविजन में हुआ था। और बताते हैं कि ये शादी जब हो रही थी तो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। क्यों? क्योंकि ऐसी चीज़ उस समय होती ही नहीं थी, एक विडो की शादी हो रही थी। फिर आता है मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट्स को देख लेते हैं। सो हु फाउंडेड वहाबी मूवमेंट इन इंडिया? तो वहाबी मूवमेंट काफ़ी फेमस रहा। इन्होंने कहीं ना कहीं जब 1857 की क्रांति हुई तो उसमें सपोर्ट किया सिपाहियों के साथ। वहाबी मूवमेंट का सेंटर जो था ये 2 जगह था, एक तो पटना में था और दूसरा सिताना पाकिस्तान में था। सो हु फाउंडेड वहाबी मूवमेंट इन इंडिया? तो ये फाउंड किया था इंडिया में शाह वलीउल्लाह ने। शाह वलीउल्लाह वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय हुज टीचिंग? तो ये अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया से इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए वहाबी मूवमेंट इसका नाम दिया गया। अब्दुल वहाब ऑफ अरेबिया से इन्फ्लुएंस थे। हु पॉपुलराइज द टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब? तो ये पॉपुलराइज किया सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने। सैयद अहमद ऑफ रायबरेली ने। व्हाट वाज द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ अलीगढ़ मूवमेंट? तो अलीगढ़ मूवमेंट का प्राइम ऑब्जेक्टिव था टू रिफॉर्म इंडियन मुस्लिम्स। और ये मूवमेंट किसने चलाया था? सर सैयद अहमद ने। हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट? करेक्ट आंसर होगा सर सैयद अहमद खान। अभी मैंने बात किया था इस पर, 1875 में स्टार्ट किया था इन्होंने। फिर आता है कि विच पॉपुलर जर्नल वाज पब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान? तो ये इसका नाम था तहजीब उल हकलाक। ठीक है, तहजीब उल हकलाक इसका नाम था। अगला सवाल कहता है कि विच होली टेक्स्ट डिड सर सैयद अहमद खान साउट टू इंटरप्रेट? तो ये कुरान को ये बोलते थे कि इसको इंटरप्रेट करना चाहिए सही से। विच सिस्टम वेयर कंडेम्ड बाय सर सैयद अहमद खान? तो पीरी और मुरीदी। तो बेसिकली क्या था, जो ऑर्थोडॉक्सी चल रही थी मुस्लिमों में, और जो मतलब कहीं ना कहीं साइंस को वो लोग एडॉप्ट नहीं कर पा रहे थे, मॉडर्न चीज़ों को नहीं ले पा रहे थे, इसी के लिए मूवमेंट चलाया था इन्होंने सर सैयद अहमद खान ने। विच स्कूल वाज फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान? तो इसका नाम है अलीगढ़ स्कूल, जो कि 1975 नहीं 1875 में फाउंड किया गया था। तो गलत छपा हुआ है यहाँ पे। अगला सवाल है व्हाट वाज अलीगढ़ स्कूल अपग्रेडेड टू? तो अलीगढ़ स्कूल को अपग्रेड करके बना दिया गया मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। विच यूनिवर्सिटी was formed by Sir Syed Ahmad Khan in 1902? करेक्ट आंसर 1920 आंसर होगा इसका, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ फैराजी मूवमेंट? तो इसके फाउंडर थे हाजी शरीयतुल्लाह। ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट। हु इज़ द फाउंडर ऑफ देवबंद मूवमेंट? तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद कासिम नोनुतवी एंड राशिद अहमद गंगोवी। एगेंस्ट सवाल है एगेंस्ट हुम डिड देवबंद मूवमेंट इशू फतवा इन 1888? तो सर सैयद अहमद खान के ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में देवबंदी मूवमेंट ने फतवा जारी किया था, क्योंकि ये देवबंदी को नहीं सपोर्ट करते थे। ये मतलब जो टिपिकल इस्लामिज़म है, बोलते थे कि इसमें सुधार होना चाहिए। पारसी रिफॉर्म मूवमेंट देख लेंगे एक बार। सो व्हेन वाज द रहनुमाई मजदे-आसान सभा फॉर्म? तो ये 1851 में फॉर्म हुआ था। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड बाय नरोजी फरदीन जी, दादा भाई नरोजी, SS बंगाली टू इम्प्रूव द सोशल कंडीशन ऑफ पारसीज? तो इसका नाम है रहनुमाई मजदे-आसन सभा। हु स्टार्टेड ए मैगजीन नेम्ड रस्त गुफ्तुर? रस्त गुफ्तर जो है एक मैगजीन था, स्टार्ट किया था ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। When was जोरोस्ट्रियन कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज टू कंडक्ट पारसी रिफॉर्म मूवमेंट? ये हुआ था 1910 में। अब आता है सिख रिफॉर्म। सो हु इज कॉल्ड द फोर रनर ऑफ द रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ सिख? तो करेक्ट आंसर होगा दयाल दास। करेक्ट आंसर होगा दयाल दास। विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड फॉर सिख रिफॉर्म अंडर द लीडरशिप ऑफ राम सिंह इन 1815? तो ये था नामधारी मूवमेंट। ठीक है, नामधारी मूवमेंट सिखों का रिफॉर्म मूवमेंट था। वेयर वाज द खालसा कॉलेज इस्टेब्लिश्ड अंडर द सिख रिफॉर्म मूवमेंट ऑफ 1892? ये अमृतसर में खोला गया था। अब कुछ सिख रिफॉर्म मूवमेंट के कुछ एक बॉक्स में कॉलम में देख लेते हैं। निरंकारी मूवमेंट हुआ 1840 में। लीडर कौन थे? बाबा दयाल दास थे।
निरंकारी मूवमेंट हुआ 1840 में, लीडर कौन थे? बाबा दयाल दास थे। क्या कारण था? ये अगेंस्ट हिंदू प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट में शुरू हुआ था। नामधारी मूवमेंट स्टार्ट हुआ 1870 में बाबा राम सिंह के नेतृत्व में, एंड द कॉज वाज टू स्प्रेड ट्रू स्पिरिट ऑफ सिखिज्म। फिर आता है सिंह सभा, ये ऑर्गेनाइज किया गया 1875 में। ठाकुर सिंह सांदियावाला एंड ज्ञान सिंह इसके लीडर थे। क्या कारण था? वेस्टर्न एजुकेशन फॉर सिख कम्युनिटी टू काउंटर हिंदू एंड सिख मिशनरीज। अकाली मूवमेंट 1920 में हुआ, ठीक है। फाइटिंग किस चीज़ के लिए? तो करप्शन ऑफ महंता कम्युनिटी बेसिकली ये अकाली मूवमेंट ही है, जो कि अकाली मूवमेंट तो चला ही, बाद में अकाली दल बन गया, पॉलिटिकल रूप ले लिया इसने। एक जो कमेटी बनाई गई थी अकाली। फिर आता है ज्योतिबा फुले और उनका सत्यशोधक समाज। तो सवाल क्या कहता है कि हु फाउंडेड सत्यशोधक समाज इन 1873? तो आंसर होगा ज्योतिबा फुले। हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस? किस लिए बनाया गया था सत्यशोधक समाज? बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ज्योतिबा फुले की वाइफ भी काफ़ी एक्टिव थी। तो ये जो था हुज मेन एम वॉज टू अपलिफ्ट द बैकवर्ड क्लासेस, आंसर होगा सत्यशोधक समाज। नेम द बंगाली लीडर हु अपोज्ड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी? तो ये भी हमने पहले भी देखा था, राधाकांत देव। हु वॉज द फाउंडर ऑफ राधा स्वामी सत्संग? तो इसके फाउंडर थे शिव दयाल साहब। विच रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र इज ऑल्सो नोन एज लोकहितवादी? आंसर होगा गोपाल हरि देशमुख, बहुत इंपॉर्टेंट। हु लेड कैंपेन फॉर विडो रीमैरेज इन महाराष्ट्र? इनका नाम है विष्णु परशुराम पंडित। हु वॉज द ग्रेटेस्ट पारसी सोशल रिफॉर्मर ऑफ 19th सेंचुरी? करेक्ट आंसर इज बहराम जी एम मालाबारी। इन विच ईयर द एज ऑफ कंसेंट? शादी के लिए जो था इट वॉज पास्ट। पहले क्या था कि कम उम्र में ही शादी कर लेते थे, एज ऑफ कंसेंट जब आया तो इसमें सुधार हुआ, 1891 में पास हुआ। इन विच ईयर द हिंदू विडो रीमैरेज एक्ट वाज पास? बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है, आंसर होगा 1856। जस्ट याद रखना कि जो बहुत इंपॉर्टेंट, द ग्रेट म्यूटनी से जस्ट एक साल पहले। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट नेम ऑफ डी.के. कर्वे ऑफ वेस्टर्न इंडिया फिगर्स? तो ये इनका संबंध था वुमेन एजुकेशन से रिलेटेड, ठीक है। डी.के. कर्वे काफ़ी मेहनत किया इन्होंने वुमेन एजुकेशन को एम्पावर करने के लिए। हु प्रोमिनेंटली फॉट फॉर एंड गॉट विडो रीमैरेज लीगलाइज? तो ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया, और इन्हीं के नेतृत्व में पहली विडो का शादी भी हुआ। हु सेड आई हैव नो टाइम फॉर गॉड बिकॉज ए लॉट ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन ऑन दिस अर्थ? आंसर है इसका स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। हु डिक्लेयर्ड सती इलीगल? सती को इलीगल किया था हमारे गवर्नर जनरल उस समय का, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। फिर आता है एट व्हाट मिनिमम एज द सिविल रीमैरेज एक्ट ऑफ 1872 प्लेस्ड टू कर्ब द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज? तो बोला गया, ये आया था सिविल मैरिज एक्ट, ये बोला गया कि 14 साल से नीचे के बच्चे की शादी नहीं हो सकती, इलीगल हो जाएगा। बाद में फिर बढ़ाइए, बढ़ते बढ़ते अब तो 18 साल हो गए। सो व्हाट वाज द मिनिमम मैरिजेबल एज फिक्स्ड अंडर द शारदा एक्ट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स? तो बॉयज़ के लिए था ये 14 साल, नहीं गर्ल्स के लिए था 14 साल और बॉयज़ के लिए था 18 साल। व्हाट इज शारदा एक्ट रिलेटेड टू? इट वॉज रिलेटेड टू, शारदा एक्ट जो था इट वॉज रिलेटेड टू प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज, जिसमें एज फिक्स किया गया था 14 साल गर्ल्स के लिए, 18 साल बॉयज़ के लिए। MC सेटलवर्थ जो थे, BN राव एंड अलादी कृष्णा अय्यर वेर डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के फाउंडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। अगला सवाल है हु फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी? आंसर होगा सेम गोपाल कृष्ण गोखले। हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज? बहुजन समाज के फाउंडर कौन थे? आंसर होगा मुकुंद राव पाटिल इसका सही आंसर होगा।
हु वॉज द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज, आंसर होगा मुकुंद राव पाटिल। हु डिमांडेड द राइट टू इंटर टेम्पल्स एंड दैट कॉज्ड ए टेरिबल राइट इन तिरुनेवेली 1899 में, तो ये नादर्स ने ये डिमांड किया था, नादर्स ने। हु सेड इफ गॉड वाज टू टॉलरेट अनटचेबिलिटी आई वुड नॉट रिकॉग्नाइज हिम एज गॉड, ये बोला था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला सवाल है हु वाज द इंस्पायरेशन बिहाइंड द वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिया, तो ज्योतिबा फूले थे इसके इंस्पिरेशन। एंड व्हाट वाज कॉमन एमंग ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन एंड आर्य समाज, सो जो कॉमन चीज़ थी दैट वाज द डेवलप ए स्पिरिट ऑफ पैट्रियोटिज्म, ठीक है, देश के लिए देशभक्ति, पैट्रियोटिज्म। हु इस्टेब्लिश दर उल उलूम, तो ये इस्टेब्लिश किया था मोहम्मद कासिम ननोतवी ने। इन विच ईयर देवबंद मूवमेंट इन यूपी स्टार्टेड, 1866 में स्टार्ट हुआ था देवबंदी मूवमेंट यूपी में 1866 में। हु बिगेन द फैराजी मूवमेंट, तो ये अगेन बीपीएससी में पूछा गया सवाल, हाजी सरियतुल्लाह सही आंसर होगा। हु वाज द तारकेश्वर मूवमेंट, व्हाट वाज द तारकेश्वर मूवमेंट ऑफ 1924 इन बंगाल अगेंस्ट ऑफ, तो ये करप्शन ऑफ टेम्पल्स के अगेंस्ट में स्टार्ट हुआ था। व्हाट डिड हली सिस्टम कंसर्न, तो ये बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड था, बॉन्डेड लेबर से रिलेटेड था। अगला सवाल है अदर इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स देख लेते हैं। 1781 से 1830 के बीच में चला स्वामी सहजानंद का मूवमेंट, गुजरात में चलता रहा। फिर आता है 1830 में धर्म सभा मूवमेंट चला राधाकांत देव के द्वारा, ये ऑर्थोडॉक्स थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई भी हिंदू में जो है चेंज आए, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे। 1851 में रहनुमाई मजदयाशनान मूवमेंट स्टार्ट हो गया। स्टार्ट किसने किया, नौरोजी फरदोंजी ने, दादा भाई नौरोजी ने और जेबी वाचा ने। फिर आता है 1861 में राधा स्वामी मूवमेंट स्टार्ट हुआ शिव दयाल साहब के द्वारा। 1887 में देव समाज मूवमेंट स्टार्ट हुआ शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा, फाउंडर थे इसके। 1887 में ही भारत धर्म महामंडलम मूवमेंट स्टार्ट हुआ, फाउंडर कौन थे, फाउंडर थे पंडित दीनदयाल शर्मा। 1989 में अहमदिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ, 1989 नहीं होगा 1889 होगा, यहाँ पे अगेन चेंज कर लीजिएगा, मिर्ज़ा गुलाम अहमद के द्वारा। 1902 में जटपट टोदक मंडल मूवमेंट स्टार्ट हुआ भाई परमानंद के द्वारा। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की आई सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, और एनएम जोशी भी शामिल थे इसमें। 1909 में स्वदेश हित हिंदू सभा स्टार्ट हुआ मूवमेंट। 1910 में अरहर मूवमेंट स्टार्ट हुआ, लीडर फाउंडर कौन थे, मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना जफ़र अली खर। सो ये भी टॉपिक कंप्लीट होता है यहाँ पे। अगला टॉपिक है ग्रोथ ऑफ प्रेस एंड एजुकेशन इन मॉडर्न इंडिया।